पहला क्वेश्चन है अम्ल क्या है। देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है जल में घुलने के बाद ही आपको खट्टा देगा, शुष्क नहीं देगा। जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है और जलीय विलयन में ये H+ आयन देता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तथा अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और जल में घुलाने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन जिसको हम H+ आयन कहते हैं या हाइड्रोनियम आयन जिसको हम H3O+ कहते हैं वो देते हैं। जल में अगर अम्ल को घुलाएंगे तो भाई खट्टा होगा, दूसरी बात H+ आयन देगा और H+ आयन आगे बन के हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन देता है। तीसरी बात, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये सब क्या है आपका अम्ल। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल है HCl, H2SO4, HNO3। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और CH3COOH को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये कुछ हमारे अम्ल है। भाई अम्ल के बारे में हम समझ गए, खट्टा होता है, H+ आयन देता है, H3O+ आयन देता है और धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। वो सब प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा अम्ल है। अगर और भी लिखना है तो भाई pH लेवल पे जो है होता है 7 से कम होता है। एक ये भी चीज याद रख लीजिए आप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भस्म क्या है। भस्म को हम लोग क्षार भी कहते हैं, ठीक है, क्षार जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में रखेंगे, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाला आंसर देख लेंगे और जहां भी दिक्कत लगेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए भैया भस्म क्या है, तो अम्ल के बारे में हमने क्या सीखा था कि जलीय विलयन में वो खट्टा होता है। तो भस्म जो होता है जलीय विलयन के स्वाद में ये क्या होता है, कड़वा होता है तथा इसको छुइएगा ना तो चिकनाहट टाइप का लगेगा, चिकना लगेगा। जैसे हम साबुन को छूते हैं तो सोपी सोपी चिकनाहट होता है ना, वैसे ही ये होता है। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। आप अम्ल में भी ये लाइन डाल सकते हैं कि अम्ल जो है भस्म के साथ लवण और जल बनाता है। तीसरी बात, जल में घुलकर भस्म जो है हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपके रहे NaOH जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया भस्म के बारे में मैं बता देता हूँ फिर से, जलीय विलयन जो होता है कड़वा होता है और टच कैसा रखता है भाई, टच है इसका चिकनाहट, चिकना, ठीक है। पहला पॉइंट ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भाई क्या बना के देता है, लवण बना के देता है जिसको इंग्लिश में हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। एसिड बेस से हो रहा है और प्लस H2O देता है, ठीक है भाई। तीसरा बात आप ये याद रखेंगे OH- देता है, ये बात आप याद रखेंगे। एक और याद रखना है pH लेवल जो है इसका हमेशा 7 से ऊपर होता है। चलिए इतना चीज आप लिख देंगे तो आपका भस्म के बारे में क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का संचालन होता है। मतलब वे पदार्थ जिनको गलित अवस्था या उसके जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा आराम से ट्रेवल कर रहा है तो उसे ही हम विद्युत अपघटय कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए सिंपल सा बात है, अगर पानी है, पानी में अगर हम बिजली दौड़ाएंगे तो पानी में ना स्ट्रांग बिजली नहीं दौड़ेगा, लेकिन अगर उसको नमक घोल देंगे तो नमक वहां पे ना Na+ आयन और +Cl- आयन दे देगा और आयन में जो है ना बिजली आराम से दौड़ता है क्योंकि आयन के फॉर्म में बिजली दौड़ता है। तो वहां पे ये आराम से बिजली उस नमक पानी में चलेगा। उस नमक पानी को हम बोलते हैं विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारे बैटरी में भी है ना विद्युत अपघटय होता है जो मिक्स करके बनाया जाता है, वहां पे ना इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल में घुलकर धन आयन और ऋण आयन बनाते हैं। जैसे मैंने नमक पानी बोला तो नमक भाई धन आयन बना दिया और ये ऋण आयन बनाते हैं। अम्ल भस्म तथा अधिकांश लवण इसके उदाहरण है। अम्ल में भी ये काम करेगा क्योंकि H+ आयन देगा, लवण में भी काम करेगा क्योंकि OH- देगा और आपका नमक जो H+ में भी देगा और माइनस में भी देगा, लवण साल्ट। तो इसलिए विद्युत अपघटय में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करती है, विद्युत प्रवाह करती है। चलिए भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया सिंपल सा है, अम्ल एसिड अगर क्षार के साथ बेस के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं और क्या बनाती है, जल बनाती है। तो अम्ल जो खट्टा होता है, क्षार जो कड़वा होता है, ये H+ आयन देता है, ये OH- देता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आप फेमस एग्जांपल याद रख सकते हैं HCl + NaOH, ठीक है भाई। और ये भैया Na और Cl मिलकर बनाएगा NaCl जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड और प्लस OH और H मिलकर बना देगा H2O, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे।
चलिए भाई, लिटमस क्या है? तो लिटमस जो है एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, जो हमें बताता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। अब देखिए, अम्ल के बारे में आपने ये सीखा कि अम्ल खट्टा होता है, लेकिन हर अम्ल को हम जीभ पे टेस्ट करके तो नहीं बता सकते हैं। क्या पता कुछ जहरीला हो, तो हम अगर जीभ पे टेस्ट करेंगे तो हम तो ऊपर पधार जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ सूचक का प्रयोग करना पड़ता है। उन्हीं सूचकों में एक है लिटमस, जो प्राकृतिक सूचक है, जो हमें लाइकन से मिलता है। लाइकन समुद्र में होता है, लाइकन से मिलता है। यह अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों को पहचान करने में उपयोगी होता है। भाई लिटमस जो होता है 2 कलर का होता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, लिटमस जो होता है 2 कलर का होता है। एक रेड लिटमस होता है जिसको हम लाल कहते हैं, और एक ब्लू लिटमस होता है जिसको हम लोग नीला कहते हैं। लाल लिटमस क्या करता है? ये जो है ना, लाल कलर अपना बदल देता है किसके साथ? क्षार के साथ। क्षार बोले तो बेस के साथ, ठीक है। अब ब्लू लिटमस अपना कलर बदल देता है किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड बोले तो अम्ल के साथ, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। ब्लू लिटमस कौन सा कलर चेंज करेगा? तो भाई ब्लू लिटमस हो जाएगा लाल में, ठीक है। और लाल लिटमस कैसा कलर चेंज करेगा क्षार में? तो ये हो जाएगा ब्लू, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पे लिखा है अम्लीय विलयन में नीले लिटमस लाल हो जाता है, तो अम्लीय विलयन में ब्लू अम्ल के साथ रेड हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। भाई लाल लिटमस क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा? ब्लू, नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखिए, अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि जलीय विलयन में ना ये H+ आयन देता है, ठीक है। और ये H+ आयन देगा ना, तभी जाके वो आपको खट्टा लगेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, जल की उपस्थिति में अम्ल से H+ आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन अलग नहीं होते हैं। हाइड्रोजन आयन पृथक रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। अतः H+ आयन को हाइड्रोनियम आयन के द्वारा भी दर्शाया जाता है, और इसीलिए वो स्वाद में अम्लीय होते हैं, ठीक है। मतलब अम्लीय व्यवहार करते हैं जल की अनुपस्थिति में। अगर जल की अनुपस्थिति है तो अम्लीय व्यवहार नहीं करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, लेकिन जल की अनुपस्थिति में नहीं करता है। सेम यही कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या है? HCl को जैसे हमने H2O में डाला, तो ये भाई काम क्या किया? HCl अलग हुआ H+ में प्लस Cl- में, और H2O तो रहेगा ही रहेगा भाई। अब ये H2O और H+ आयन मिल के बना देगा H3O+ आयन। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगला, प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या है? भैया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल सिंपल है, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। प्रबल अम्ल, ठीक है, और दुर्बल अम्ल, ये अगर अम्ल के बारे में पूछे या क्षार के बारे में पूछे, दोनों सेम है। देखिए, अम्ल के बारे में क्या बढ़ रहा है आपने कि H+ आयन देगा, ठीक है, या H3O आयन देगा हाइड्रोनियम। क्षार के बारे में क्या बढ़ रहा है? OH- देगा, आयन देगा, ठीक है ना भाई। प्रबल अम्ल ये है, जल में घुलने के बाद पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी कि पूरा आयनित हो जाए, यानी कि कुछ भी नहीं बचे। H+ सब है ना, निकल जाए उसमें से, सारा H+ या H3O+ निकल जाए। और दुर्बल में क्या है? आंशिक रूप से थोड़ा H+ निकले, आंशिक रूप से आयनित हो। तो जो कम आयनित होगा वो दुर्बल होगा, जो ज्यादा आयनित हो जाएगा, पूरा आयनित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक, प्रबल अम्ल जल में लगभग पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देते हैं, अधिक देते हैं, इसलिए विद्युत का वो अच्छा संचालन करते हैं, जैसे HCl H2SO4, ठीक है। ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम H+ देते हैं, तो भाई कम H+ देगा तो कम आयन है तो विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं होगी, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कुछ अम्ल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। चलिए भाई, अम्ल और धातु की अभिक्रिया का वर्णन करें। इसको तो भाई याद रख लीजिए, अम्ल एसिड जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा लवण बनाएगी, ठीक है, और प्लस ये भी ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन गैस बनाएगी, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल है FeSCl, तो FeCl2 बनाया, फेरस क्लोराइड, ये है आपका लवण, और ये हाइड्रोजन गैस बनाया। इसमें ये भी याद रखिए कि क्षार भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगी, क्षार को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है, तो भी ये लवण बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए भाई, सूचक क्या? तो अभी हमने लिटमस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक सूचक है जो हमें सूचना देता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो सूचक ऐसे पदार्थ है जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में अलग अलग रंग दिखाकर उनकी पहचान कराते हैं, ठीक है।
जैसे लिटमस के बारे में हमने पढ़ लिया, कुछ प्रमुख सूचक है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थिलीन। इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है कि भाई अम्ल कौन है, क्षार कौन है। ठीक है भाई, लिटमस के बारे में तो आप देख ही लिए कि लिटमस जो होता है 2 कलर होता है इसका लिटमस। ठीक है, एक लाल लिटमस होता है जिसको रेड बोलते हैं, और एक नीला लिटमस होता है जिसको हम ब्लू बोलते हैं। अगर लाल लिटमस को अगर अम्ल में डालिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लाल लिटमस को क्षार में डालिएगा ना तो ये नीला हो जाएगा। ठीक है, लाल कैसा हो जाएगा, नीला। इसी तरह नीला लिटमस को अगर मैं अम्ल में डालूंगा तो अम्ल में डालते ही नीला लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको क्षार में डालूंगा नीला वाला लिटमस को, तो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, नीला ही रह जाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो है, इसको मैथिल ऑरेंज भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल के साथ अपना कलर चेंज करता है। अम्ल के साथ जब करेगा ना तो ये लाल तरह का गुलाबी हो जाएगा, यानी कि पिंकिश हो जाएगा, थोड़ा सा तेज गुलाबी या ऑरेंज गुलाबी होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। अब फिनोफ्थिलीन देख लें, फिनोफ्थिलीन, इसको जो देख रहे हैं फिनोफ्थिलीन को, ये सिर्फ क्षार के साथ अब करेगा, और ये भी है ना थोड़ा लाल की तरफ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। मिथाइल ऑरेंज सिर्फ अम्ल, क्षार के साथ कोई कलर चेंज नहीं। फिनोफ्थिलीन सिर्फ क्षार के साथ, अम्ल के साथ कोई नहीं। तो इसीलिए फिनोफ्थिलीन को क्षार का अच्छा माना जाता है चेक करने के लिए, और मिथाइल ऑरेंज को अम्ल का। ठीक है, तो ये भाई आपका आंसर है। चलिए भाई, सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकालती? देखिए, सभी धातुएं सक्रियता श्रेणी में कुछ धातु ऊपर होती है, कुछ धातु नीचे होती है। कुछ जो है धातु बहुत ही रिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्शन कर जाती है। कुछ धातु कम रिएक्टिव होती है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो सभी किसी भी से रिएक्शन कर जाएगी, और जब किसी से भी रिएक्शन कर जाएगी तो भाई हाइड्रोजन गैस निकाल देगी। और कुछ धातु हाइड्रोजन से नीचे होती है, तो जो भाई नीचे होगी वो कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो सबके साथ रिएक्टिव नहीं, अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, तो अभिक्रिया ही नहीं करेगी तो कैसे निकालेगी हाइड्रोजन गैस? तो इसमें जो है, इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे सोना, चांदी, ये 2 एग्जाम्पल याद रखिए, ये लेस रिएक्टिव है। अगर आप इसको नॉर्मल रखिए, एसिड में डाल दीजिए, कुछ भी, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है धातु, लेकिन धातु अभिक्रियाशील ये नहीं है। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर की धातु यही ऐसा करती है। ये सक्रियता श्रेणी में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं। चलिए भाई, जस्ता और एल्युमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया लिखिए। देखिए भैया, जस्ता क्या है और एल्युमिनियम क्या है। अभी मैंने आपको बताया जस्ता और एल्युमिनियम मेटल है, धातु है। ठीक है, धातु है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH, क्षार है। ठीक है भाई, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये तो भाई बनेगा, ये तो याद रख लो। ठीक है, तो भैया देखिए, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस निकला। इसी तरह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा ही होगा। चलिए भाई, अम्ल और धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया लिखिए। भैया इसको भी थोड़ा सा याद रखिए, अम्ल, अम्ल बोले तो एसिड। ठीक है, धातु का कार्बोनेट, देखिए धातु का कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3, और जब ये किसी भी मेटल धातु में लग जाता है तो उसी को बोलते हैं धातु कार्बोनेट। जैसे धातु का एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, सी है, कैल्शियम धातु है, CO3 लग गया तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, जैसे जिंक धातु है, कार्बोनेट लग गया तो यह धातु कार्बोनेट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाई अम्ल जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहली बात भाई, लवण सॉल्ट देगा ही देगा, H2O देगा प्लस CO2 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा ये आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भाई लवण दिया। ठीक है, और H2O CO2 दिया। इसी तरह जिंक कार्बोनेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया, जिंक सल्फेट दिया, जल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है बाबू लोग, चलिए भाई, अम्ल और धातु के बाइकार्बोनेट क्या है, तो भाई धातु में जब CO3 लगता है तो हम इसको बोलते हैं धातु का कार्बोनेट, और जब धातु में HCO3 लगता है तो इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट, और इसको ना हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम खेल खेलेगा, जो पीछे में हमने देखा था ना वही करेगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के साथ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड कराओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए,
HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे की जाती है, इसका ना एक क्वेश्चन और आगे आएगा, उसको दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन, क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित की जाती है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे की जाती है। अब जैसे देखिए ये दोनों क्वेश्चन को ना हम एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, जब भी कैल्शियम है, ठीक है, इसमें हमने जल मिलाया तो ये CaOH2 बना, जिसको हम चूना जल बोलते हैं। चूना जल को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा ना, तो एकदम वो ना पानी की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये साफ हो गया CaOH2, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान भी है, जैसे हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे ना तो ये बन जाएगा CaCO3। ठीक है, जो लिक्विड बना है CaCO3 बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पे जो पानी आपका साफ था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद इसका जो रंग है ना मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब दूधिया रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूधिया रंग। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है ना, दूधिया रंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कैसे पहचान होती है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम किसी चूने पानी में डालेंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाएगा। अगर दूधिया रंग हो गया चूने पानी का तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जो गैस डाली गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड डाली है। अगर आप भी चूना में पानी मिक्स करके छोड़ दीजिए एक दिन के लिए और फिर उसको फूकिएगा पाइप के द्वारा, तो आप देखिएगा आपके मुंह से भी निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिएगा उसका पानी का रंग है ना दूधिया हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगर इसमें एक्सेसिव भैया कम डालेंगे तो ये CaCO3 बनेगा, दूधिया रंग हो जाएगा। और भी जब डालते ही रहेंगे CaCO3 में, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते ही जा रहे हैं तो ये CaSCO3 बन जाएगा और फिर ये पानी का रंग फिर पुरानी की तरीके से साफ हो जाएगा। ठीक है, तो कम डालेंगे तो ये, ज्यादा डालेंगे ये, कम डालेंगे तो दूधिया होगा, ज्यादा डाल देंगे तो नहीं, फिर से वही कलर आ जाएगा। धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखिए। भैया धातु का ऑक्साइड है तो किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाता है, किसी भी धातु के साथ जब ऑक्सीजन लग जाता है तो उसको धातु ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड हो गया, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये सब धातु का ऑक्साइड है। ऑक्सीजन किसी भी धातु में लग जाता है, धातु का ऑक्साइड होता है। और कह रहा है जब ये किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा भाई, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। देखिए भाई एक चीज तो आप लोग समझ जाइए, जल बनाएगा कि भाई अम्ल है तो अम्ल किसी क्षार के साथ ही अभिक्रिया करके लवण बना सकता है। ये बात तो आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। इसका मतलब है ये जितने भी देख रहे हैं ना ये क्षार है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या है, क्षार है, तो क्षार अम्ल के साथ करके लवण बनाएगा। ठीक है, तो भैया ये H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ क्या बनाएगा, ये CuSO4 प्लस H2O, ये लवण हो गया आपका। यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन है। याद रखने वाली बात यह है कि धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और जल बनाएगा, और धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसी तरह अधातु का भी ऑक्साइड होगा, अधातु का ऑक्साइड। ठीक है, अधातु का ऑक्साइड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे भैया कार्बन नॉन मेटल ऑक्सीजन लगा दीजिए, ये हो गया। ये कैसा प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। जब क्षार के साथ जाएगा तो लवण और जल ये भी बनाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बाबू लोग, चलिए भाई पिछले बार रिकॉर्डिंग के पिछले बार क्लास ले रहा था तो क्या हो गया था ना, साउंड ही चला गया था, तो इसलिए मुझे ना बार बार अपने स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है कि भाई आवाज चल रहा है या नहीं। चलिए, अधातु के ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अभी मैंने बताया धातु के ऑक्साइड क्या होता है भाई, अम्लीय प्रकृति का होता है। भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल को जब जल में मिलाते हैं या जल को जब अम्ल में मिलाते हैं तो ये अभिक्रिया जो करता है जल के साथ अम्ल, तो ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, यानी कि उसमें ना बहुत सारा हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होता है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए और प्रोसेस को थोड़ा उल्टा करना चाहिए। उल्टा करने से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मेरा एक बेकार सा एग्जाम्पल है लेकिन बच्चों को समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी जो है पूड़ी तलती है, पूड़ी छान रही है, पूड़ी छानती है तो बड़ा सा कढ़ाई है उसमें मम्मी पूड़ी छान रही है, तो भाई तेल तो बहुत गर्म हो जाता होगा पूड़ी छानने के बाद। अब सोच के देखिए कि उस पूड़ी के तेल को, जो तेल कढ़ाई में है, उसको आपको ठंडा करना है। ठंडा करने का एक ऑप्शन है कि भाई नीचे रख दो, लेकिन आपको नीचे नहीं, पानी रख के ठंडा करना है मान लीजिए। तो भाई उस तेल को अगर पानी रख के ठंडा करना है तो क्या आप उस गर्म तेल में पानी डालोगे तो क्या हाल होगा। जैसे आप गर्म तेल में पानी डालोगे तेल सीधे ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा आपके शरीर पे पड़ेगा, आपको नुकसान होगा। लेकिन आपको ठंडा करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा
पानी लोगे, उसमें धीरे धीरे तेल डालोगे, वहां से भी हीट निकलेगा, लेकिन वहां से कम हीट निकलेगा। बात समझ रहे हैं? तो सेम यहां भी करेंगे। अगर हम अम्ल में, अगर अम्ल ज्यादा रहेगा, अम्ल है ये, ठीक है, और अम्ल में अगर हम जल डालेंगे तो भैया अम्ल का क्वांटिटी ज्यादा है, जल का क्वांटिटी कम है, धीरे धीरे ही आएगा ना जल, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। तो हम उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे भाई, जल रहेगा और धीरे धीरे बूंद बाय बूंद इसमें अम्ल डालेंगे। तो अम्ल का देखिए जल ज्यादा है इस बार, अम्ल कम रहेगा, धीरे धीरे ही आएगा ना, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया यहां भी होगी लेकिन कंट्रोल होगा। तो हमेशा इसको करते समय, तनुकृत करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे जल में अम्ल मिलाएंगे, न कि अम्ल में जल मिलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2023 में आया है तनुकरण किसे कहते हैं भाई, तनुकरण दोनों में होगा, अम्ल में भी होगा, क्षार में भी होगा, जिसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। कुछ नहीं करना होता, अम्ल और क्षार, ठीक है, इस दोनों में हमको क्या करना पड़ता है, अम्ल में हम जल मिलाते हैं और क्षार में जब हम जल मिलाते हैं तो अम्ल का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है और क्षार का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं तनुकरण करना। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, चाहे हम अम्ल का बात करें या क्षार का बात करें, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है जिसमें अम्ल 5 ml है, ठीक है, क्षार के बारे में भी ले लेते हैं, क्षार है 5 ml है। अब भाई इस अम्ल में अम्ल कितना है, तो आप कहिएगा भैया 5% 5 ml है और सारा अम्ल है, तो यानी कि 100% अम्ल है। अब इसमें हमने 10 ml पानी मिला दिया, 10 ml पानी मिला दिया, तो बन गया कितना, 15 ml। अब मैं पूछूंगा इस 15 ml में कितना अम्ल है, तो आप कहोगे भैया 15 ml में मान लेते हैं 33% अम्ल है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अम्ल 100% था, यहाँ पे 33%, यानी कि अम्ल का जो प्रति इकाई आयतन है उसमें कमी आ गई, इसी को कहते हैं तनुकरण। सेम क्षार के साथ भी ऐसा ही होगा। क्लियर है? चलिए भाई, हाँ, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, याद आया, शुष्क अम्ल HCl में H+ आयन नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम HCl को जल में डालेंगे तो यहां से आपका आएगा H+ आयन प्लस Cl- प्लस H2O, ठीक है, फिर H+ इसके साथ जाएगा, PS3O+ आयन दे देगा। तो ये भी आयन आया, ये भी आयन देगा, तो जब जल में मिलाते हैं तो आयन देता है और आयन से ही विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। तो आयन से ही विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, इसलिए अम्ल को जब जल में हम मिलाते हैं तभी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करती है। इसका मेन कारण है H+ आयन, यही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में अंतर लिखिए, बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, सिंपल है भाई। सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम जो बोलते हैं, और तनु अम्ल, भाई ध्यान रखिएगा, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसी तरह तनु अम्ल में जो है अम्ल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा ज्यादा होगी। ये ध्यान रखेंगे, बस कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, पीएच क्या है, तो पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना है उसकी सांद्रता को मापता है, उसके आधार पे बताता है यह अम्लीय है या क्षारीय है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के रूप में भी मापा जाता है। और पीएच के बारे में ये याद रखेंगे, पीएच होता है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। 7 से जो नीचे है वो अम्लीय है और 7 से जो ऊपर है वो क्षारीय है, ठीक है। एसिड है, बेस है। 7 वाला जो है उदासीन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आप याद रखेंगे, 1 मिनट रुक जाए बाबू, थोड़ा सा किसी का मैसेज इंपॉर्टेंट ना हो जाए, 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाँ, 1 डेढ़ घंटा तो बोला था, 1 घंटा में आएंगे। अच्छा करते, थोड़ा क्लास खत्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, चाय वाय दीजिए ना। 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 7 वाला उदासीन होता है। 7 से जितना दूर होगा उतना ही अम्लीय होगा और 7 से जितना दूर होगा उतना ही क्षारीय होगा। यानी कि 2 और 5 दोनों अम्लीय है, लेकिन ज्यादा अम्लीय कौन होगा भैया, 2 7 से ज्यादा दूर है तो ज्यादा अम्लीय ये होगा, ठीक है। क्षारीय में ये 12 वाला और 13 वाला दोनों क्षारीय है, 10 ले लेते हैं, दोनों क्षारीय है, लेकिन 7 से ज्यादा दूर कौन है, 13, तो ये ज्यादा क्षारीय होगा, ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर है? तो भैया यहीं पे यही चीज लिखा है। लवण क्या है, तो लवण के बारे में उदासीनीकरण अभिक्रिया जो पढ़े हुए थे वही है लवण, ठीक है। लवण वे यौगिक है जो अम्ल
और क्षार, भस्म को क्षार ही बोलते हैं, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। इस अभिक्रिया में लवण के साथ साथ जल भी बनता है। भाई HCl उदासीनीकरण वाला ही डाल दीजिएगा, कहानी खत्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किया, भाई NaCl के साथ गया तो NaCl बना दिया, H जो है OH के साथ गया तो H2O बना दिया। लीजिए, क्लियर है। चलिए भाई, सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड अभी हमने देखा, ये जो अभिक्रिया हमने लिखा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल मिलाता है, और इसी जल को जब हम सुखा देते हैं गर्म करके तो NaCl मिलता है। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं भाई मेन इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, उपयोग लिखे। 23, 11, 13। और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो भैया विरंजक चूर्ण मिलता कैसे, ये देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब हम क्लोरीन डालते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण मिलता है। ठीक है, जिसको हम CaOCl2 बोलते हैं, और इसका जो नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है, जो क्लोरीन का ही यौगिक है। इस चूने को क्लोराइड भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र है ये CaOCl2 याद रखिए, या CaOClCl, ऐसे याद रखो। जो याद रखो भाई, ये याद रख लो मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, विरंजक चूर्ण हमको पता चल गया कैसे मिलता है। अब विरंजक चूर्ण का काम क्या है भाई? विरंजक चूर्ण कलर को साफ करने में, कीटाणु को मारने में, गंदगी को हटाने में यूज किया जाता है। लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में, कपड़े को साफ करने में। ठीक है, कीटनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने के लिए। कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा और कपड़ा उद्योग में, सूती और लीनन के विरंजक में, मतलब साफ करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखिएगा, CHCl3। ठीक है, कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में होता है, ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए भाई, आइए भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो पहले बात करते हैं भाई, बेकिंग सोडा हमें मिलता कैसे है? तो जब NaCl के जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन ये हुआ, इसमें जब आप अमोनिया डालोगे और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो आपको मिलेगा NaHCO3। इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसी बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस आपको मिलेगा NH4Cl। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है भाई, ये मिलता कैसे, ये तो आप जान ही गए। यहाँ पे लिखा है वही चीज कि NaCl के जलीय विलयन में जब NH3 और CO2 को डाला जाता है तो ये हमें मिलता है। ठीक है भाई, इसका प्रयोग उपयोग, चलिए भाई, इसका गुण क्या है? ये रवादार पदार्थ है, दानेदार पदार्थ होता है। ठीक है, ये जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्षारीय विलयन बनाएगा। ठीक है ना, अम्लीय विलयन नहीं बनाता है। बेकिंग सोडा क्षारीय विलयन बनाता है। और जब आपको कोई चींटी और मधुमक्खी काट लेता है तो घर पे आप अगर बेकिंग सोडा है तो उसको लगा सकते हैं, क्योंकि जब मधुमक्खी और चींटी काटता है तो आपको फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। और जब बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, उसको लगाइएगा ना, तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको दर्द में राहत मिलेगा। ठीक है, गर्म करने पर ये CO2 और H2O मुक्त करता है, इसीलिए आप देखिएगा गर्म करने पर ये CO2 मिलता है। तो इसलिए इसे ना भटूरे बनाने में, केक बनाने में यूज किया जाता है। केक देखते हैं, बटर ऊपर उड़ जाता है, ब्रेड, इसी के चक्कर में कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो भाई उसको फुलाते हुए निकाल देता है। ठीक है, हाँ भाई, NaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा भी कहेंगे, इसके रूप में निकल जाता है। ठीक है भाई, चलिए भाई, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है। बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग पाउडर के लिए बेकिंग सोडा में आप टार्टरिक अम्ल मिला दोगे, इमली का अम्ल मिला दोगे, तो भाई ये आपका बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, यह एक दुर्बल क्षार है लेकिन दुर्बल क्षार है। ठीक है, इसका उपयोग साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं और एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटासिड क्या होता है? जब आपके पेट में गर्मी हो जाती है, गैस बन जाता है, बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, तो आप वहां पे इनो पीते हो। इनो कुछ नहीं, यही बेकिंग सोडा में साइट्रिक अम्ल मिला के आपको दिया जाता है, और यह आपके पूरा अम्लीयता को खत्म कर देता है, क्योंकि पेट से HCl अम्ल निकला और हमने अंदर से क्षार पी लिया, तो अम्ल क्षार एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। इसका उपयोग रसोई घर में अग्निशमन यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में आग बुझाने में क्यों किया जाता है भाई? NaCO3 गर्म होता है तो देखिए क्या निकलता है। तो जब आप NaCO3 आग पे डालोगे, आग में ये गर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और आग जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड में जलता नहीं है। आपने
7वीं क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा या सुना होगा या किया भी होगा कि मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं उसको ऊपर से ग्लास डाल देते हैं तो कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जहां पे रहेगा आग नहीं जलेगी, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है, यह कपड़ा, चमड़ा और कागज उद्योगों में एक रसायन के रूप में भी काम करता है। चलिए भाई, बेकिंग पाउडर क्या है? तो भाई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टाटरिक अम्ल का मिक्सर है, जिसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए, धोने का सोडा बेकिंग सोडा में अंतर ये तो जानते हैं। धोने वाला सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में और बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, भोजन को बेक करने में। ठीक है, धोने वाला सोडा का उपयोग जल को मृदी, कठोर जल रहता है उसमें हम डालते हैं, जो जल है मृदी जल बन जाता है। ठीक है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है, औषधि के रूप में, दवाई के रूप में हम कर सकते हैं, एंटासिड के रूप में कर सकते हैं, मधुमक्खी काट लेता है तो उस पर लगा लेते हैं, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का है ना, तो अम्लीय जहां जहां है वहां वहां हम इसको प्रयोग करते हैं। धोने का सोडा का उपयोग कागज और साबुन के उद्योग में किया जाता है, लेकिन बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को भी दूर करने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र है CaSO4 × ½ इसका उपयोग क्या? अच्छा, पहले इसका नाम देख लीजिए। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कई बार MCQ में भी पूछा गया है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, जो व्हाइट कलर का प्लास्टर देखते हैं ये POP ही होता है। जो गांव घर में आपने देखा होगा, किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो व्हाइट कलर का सीमेंटिंग देखा होगा जो काफी स्ट्रांग होता है, वो POP ही होता है। इतना सुंदर होता है कि खिलौना बनाने के लिए, दीवार को पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए भी, घर में डिजाइन बनाने के लिए भी POP का यूज किया जाता है। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? जब बेकिंग सोडा को, पाउडर को आप गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको फुलाते हुए निकल जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में pH के महत्व का उल्लेख करें। चलिए भाई, अच्छा एक चीज मैंने थोड़ा सा बताना भूल गया, थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो मैं फिर से भूल जाऊँ। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, जिप्सम, CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम है। ठीक है, इसको जिप्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, इसको आपको गरम करना है 373 केल्विन पे। ठीक है, जैसे इसको गर्म करिएगा तो इससे H2O है ना, कुछ निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, और ये ½ H2O 2H2O था, तो बच जाएगा 3/2 H2O। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है बाबू लोग? चलिए, अब आइए भाई, ये तो देख ही लिए हम। अब आइए, हमारे दैनिक जीवन में pH के महत्व का उल्लेख करें। कई बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पे तो आपको कम ही लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अलग अलग भी आता है। प्राणियों के लिए pH का दायरा देखिए। pH हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। pH याद आया? हर 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 उदासीन होता है, 7 से ऊपर नीचे जाइएगा अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जाइएगा तो क्षारीय होगा। तो pH प्राणियों के लिए बहुत ही दायरा अच्छा है, क्योंकि pH का परास हर सजीव व्यक्ति के लिए, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, pH परास इतने के बीच ही होना चाहिए, तभी वो जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा का pH देखिए। अम्ल वर्षा कैसे होता है? जब हम यहाँ पे कोयला जलाते हैं, तेल जलाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जब ऊपर में जाता है तो बारिश के साथ घुल मिल के जो बारिश के साथ नीचे आता है, उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा का pH जो होता है 5.6 से भी कम होता है, और ये 5.6 से कम होता है। जब बारिश का पानी किसी चीज पे पड़ेगा तो उस सामान को खराब कर देगा। पानी अगर तालाब में जाएगा तो तालाब का जो इकोसिस्टम है, मछली उछली है, सबको खराब कर देगा। तो अम्लीय वर्षा अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बारिश का पहला पानी आए तो नहीं नहाइए, यानी कि बारिश का जो पहला सीजन आता है, जब सीजन एंट्री करता है, जो पहला बारिश होता है, तो उसमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं मत नहाओ, तो वो पानी अच्छा नहीं है, इसी के चक्कर में। ठीक है, चलिए मिट्टी का pH देखिए। मिट्टी का भी pH एक सर्टेन कंडीशन में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भाई उपजाऊ नहीं बनेगा। तो क्या होता है, जब क्षारीय हो जाता है मिट्टी तो उसमें हम चूना मिलाते हैं। ठीक है, और जब अम्लीय मिट्टी हो जाता है तो हम उसमें घास फूस, गोबर उबर, नेचुरल चीज डालते हैं, जो वो अपना रिकवर कर जाए। ठीक है, भोजन का पचना भाई, हम जो भी खाना खाते हैं सब हमारे पेट में जाता है, और पेट से हमारा HCl निकलता है, तो HCl हमारे भोजन को पचाता है। लेकिन जब ये HCl ज्यादा निकल जाता है तो हमको गैस हो जाता है, अपच हो जाता है, और उस गैस को खत्म करने के लिए हम इनो पीते हैं। और इनो किसका होता है? बेकिंग सोडा और सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो
क्षारीय होता है और अम्ल पेट में रहता है और एक दूसरे को ये खत्म कर देता है और हमको राहत मिलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को पचाता भी है। पीएच और हमारे दांत, देखिए भाई हमारे मुंह में क्या होता है, सॉरी हमारे पेट में क्या निकलता है, एचसीएल गैस निकलता है, मुंह से खट्टी डकारे भी होती है। तो कभी कभी हमारे मुंह का जो पीएच है ना अम्लीय हो जाता है, ठीक है, 5 से कम होने लगता है, 6 से कम होने लगता है। तो हमारा दांत का जो इनेमल है ना, दांत का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है हमारे शरीर का इनेमल खराब होने लगता है। और इनेमल जब खराब होने लगता है तो अब हम गर्म और ठंडा चीज खाते हैं तो आपको झंझनाहट, सनसनाहट, सरसराहट टाइप से होने लगता है, जिसमें आपने ऐड देखा होगा कि अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो सेंसोडाइन यूज करिए। उसका एक ही काम है, सेंसोडाइन पेप्सोडेंट जो है क्षारीय प्रकृति का है। अगर आपका मुंह अम्लीय होता है तो हम क्षारीय प्रकृति का काम करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पहले के लोग है ना नीम दातून से ब्रश करते थे। मुंह अम्लीय होता है और नीम क्या होता है, कड़वा होता है, और ये दोनों एक दूसरे को मैनेज करता है। लेकिन हम लोग अब क्या हो गए, फैंसी हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन हमारा दांत भी, मुंह अम्लीय होगा तो दांत खराब होगा, इसलिए हमको क्षारीय काम करना पड़ेगा, क्षारीय टूथपेस्ट का यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए।